हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए हम प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम प्रोनाउन का मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन का क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन का रहा है देखिएगा, ही आस्क्ड अनिल वाई योर फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। ध्यान दीजिए, ही आस्क्ड अनिल वाई योर फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये पास्ट है। क्या है? पास्ट है। तो आगे जो भी सेंटेंस आएगा वो पास्ट का ही रहेगा। तो आगे ये भी पास्ट है। हैड के बाद V3 आता है, वो V3 दिया गया है। और चूंकि हिज आया है तो हिज किसके लिए आया है? यहाँ पे इसके पिता के लिए आया है। तो पिता यहाँ पर सिंगुलर है और व्यक्ति है, इसलिए ही ग्रुप का प्रोनाउन दिया गया है। तो ये भी ठीक है। और हिज के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन दिया गया है, ये भी ठीक है। तो गलती कहाँ पे है? अब देखिए, ही आस्क्ड हिज फादर कर रहा है, ही आस्क्ड अनिल व्हाई हिज फादर। इस वर्ड को देखिए, अनिल से पूछेगा तो यहाँ पूछा तो यहाँ अनिल से पूछा तो यहाँ अनिल यहाँ थर्ड पर्सन है और यहाँ पे क्या है? सेकेंड पर्सन है। क्या है? सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। जब सेकेंड पर्सन हो तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये बात नरेशन में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनिल है, इसलिए योर की जगह पर होगा हिज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ओके, योर की जगह पे क्या होगा? हिज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हु डू यू बिलीव हिम टू बी। इसमें अगर देखिए तो हु व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर मार सकते हैं आप। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ही वॉज द मैन हुम आई टाउट शुड बी द नेक्स्ट मेयर। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि हु वॉज द मैन हुम दे टाउट शुड बी द नेक्स्ट मेयर। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, एक तो मैन है और ध्यान दीजिए ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। अब समझिए, इसको ध्यान में देना है क्योंकि इसमें बराबर कन्फ्यूजन आता है। क्या आता है? बराबर कन्फ्यूजन आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, मैन या वुमेन। कॉम्प्लीमेंट है तो एक मैन या वुमेन अगर आदमी हो और मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो हुम का प्रयोग कर देंगे। क्या चीज़ का प्रयोग? हुम का प्रयोग। लेकिन जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हु का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट रखिएगा ध्यान में। एक क्या आता है? हु। एक क्या होता है? हुम। ध्यान दीजिए, हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे मानव के बदले में। किसके बदले में? मानव के बदले में। जब मानव, मैन या वुमेन, वाक्य का सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब मैन या वुमेन, हु का प्रयोग कब? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव या मैन या वुमेन के बदले में करते हैं जब वो वाक्य का सब्जेक्ट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो। सब्जेक्ट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो। वैसे अगर हम ग्रामर के रूल में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में करते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मैन या वुमेन के बदले में करते हैं जब मैन या वुमेन, मतलब मानव कोई भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। मैन या वुमेन, ये स्पष्ट रूप से मैन या वुमेन लिखा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मानव के बदले में करते हैं जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन मानव के बदले में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। तो कहिएगा सर यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्यों बोले?
हाँ, कॉम्प्लीमेंट जब मानव वाक्य का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करे तो हु का ही प्रयोग करेंगे। कहिएगा क्यों? तो अब देखिए, जैसे कहते हैं ही वाज द मैन, मैन बोले, मैन वाक्य का यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके बारे में बता रहा है? कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं पता है आपको? वैसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर रहकर, वैसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर, नाउन तो रहबा करेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहकर सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। देखिएगा, ही वाज द मैन कर रहे हैं तो यहाँ द मैन है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन क्या इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो ये हुम नहीं, क्या होगा? हु होगा। अब कहेगा सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहकर नाउन की सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ ही वाज द मैन करा है, ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हुम के जगह हु होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है तो यहाँ हुम का नहीं, क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? हु का। और जब मानव वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो हुम का प्रयोग करते हैं। एक बार और सुनिएगा, हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर हुम के जगह हु होगा। आगे देखिएगा, हिज सैलरी इज लोअर देन अ केयर टेकर। ध्यान दीजिए, हिज सैलरी करा, ये क्या है? पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस क्यों? तो हिज सैलरी, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इज लोअर देन ए केयर टेकर। अच्छा, ये केयर टेकर क्या है? नाउन है। ध्यान दीजिए, अब केयर टेकर करा है, उसकी सैलरी की तुलना केयर टेकर के सैलरी से होगा? नहीं समझे? अगर कोई व्यक्ति का तुलना होगा तो व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से, लेकिन व्यक्ति का सैलरी की तुलना हो रहा है तो व्यक्ति के सैलरी से ना होगा। अगर हमारा है, हमारा यह टी शर्ट का तुलना करेगा तो किसी व्यक्ति से नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के टी शर्ट से करेगा। हमारा ये स्वेटर है, अगर स्वेटर का तुलना करा हमारा स्वेटर का तुलना तो दूसरे व्यक्ति के स्वेटर से ही होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है? इसलिए इसका सैलरी की तुलना है तो ये केयर टेकर के सैलरी से ही तुलना होना चाहिए, इसलिए इस भाग में ये गलत है। तो क्या देंगे? हिज सैलरी इज लोअर देन दैट ऑफ अ केयर टेकर। ऑप्शन नंबर 3। कहिएगा सर दैट ऑफ क्यों देते हैं, सैलरी ही क्यों नहीं देंगे? यहाँ पर एक केयर टेकर सैलरी क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो आप सुनिएगा, केयर टेकर सैलरी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में प्लूरल नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये जानिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में मतलब तुलना करने वक्त नाउन को रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रिपीटेशन होता है तो वो गलत हो जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ रांची, लिख के बताते हैं एक बार, देखिएगा। अगर हम लिखें द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए बेटर देन है, अब रांची की जलवायु की तुलना पटना की जलवायु से ही होगा, इसलिए द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। अगर देखते हैं तो ये लगता है कि सही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को नहीं दोहराया जाएगा। देखिए यहाँ क्लाइमेट है, यहाँ भी क्लाइमेट दे दिया गया, तो सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डैट ऑफ का प्रयोग, सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही होगा द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन, चूंकि क्लाइमेट सिंगुलर है तो डैट ऑफ पटना। ओके, समझिएगा कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा,
सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर यही प्लूरल नाउन होता तो डेट ऑफ की जगह क्या देते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लीजिए इसको ध्यान से। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ही सैलरी है इज लोअर देन डेट ऑफ अ केयर टेकर। अभी हम सीखे हैं डेट ऑफ का ही प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी सिंगुलर है इसलिए वहाँ पे डेट ऑफ का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट दे वुड बी हेल्दी। अच्छा ये बताइए, ये दे आया थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो वो समझ जाइए वो किसी नाउन के बदले में आ रहा है। अगर दे आया है तो किस नाउन के बदले में आया है, दे आया है तो किस नाउन के बदले में आया है। एक बात जानिएगा, एवरी है तो एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इच आइदर नाइदर एवरीवन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ध्यान दीजिए, इच आइदर नाइदर एवरीवन, इच आइदर नाइदर एवरीवन के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। तो एवरी आया है तो एवरी आया है तो वुमेन है सिंगुलर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और आने वाला नॉन या प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और आगे आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो इच मैन इन द वर्ल्ड, ये वुमेन दिया गया है तो वुमेन के लिए ही होगा कि सी होगा, बताइए। दे तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पर ही हो सकता है या सी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ वुमेन दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, इफ यू अब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, ध्यान दीजिए, इफ यू अब्सेंट फ्रॉम कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी स्ट्रक ऑफ द रोल। अच्छा रोल्स, यहाँ देखिए इफ यू अब्सेंट, ध्यान दीजिए ये रूल हम बहुत बार पढ़े हैं और आप अगर पीछे वीडियो देखे होंगे तो इसका भी बताया गया होगा, इस रूल को एक बार और बताया गया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। अब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, इंजॉय होता है, एवेल होगा। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, रिवेंज होगा, रिवेंज होता है, ड्रेस होता है, प्राइड होता है, एक क्वाइट होता है, etc और भी वर्ड है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, काम चल जाएगा। अब्सेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ, एंजॉय हुआ, एवेल हुआ, रिवेंज हुआ, ड्रेस हुआ, प्राइड हुआ, एक क्वाइट हुआ। ध्यान दीजिए ये सब ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। जैसे अगर हम अब्सेंट को ही ले लें या प्रेजेंट को ही लेंगे तो आई एम प्रेजेंट, ध्यान दीजिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या होगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम बोलते हैं आई प्रेजेंट, ध्यान दीजिए आई प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट आया, ये क्या होगा वर्ब होगा। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, इंजॉय हो, एवेल हो, रिवेंज हो, ड्रेस हो, प्राइड हो, एक्वाइट हो, ये सब यदि वर्ब का काम करता है तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? इसके तुरंत बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल सकते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, या योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, etc जो भी हो, इसके तुरंत बाद ये सब आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। इफ यू अब्सेंट, सब्जेक्ट आया, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है वर्ब है। अगर ये वर्ब का काम करेगा तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, योर सेल्फ। क्या होगा, योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट, ध्यान दीजिएगा, ऑफ व्हाट करा, शुड अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बी हैज चेंज कंसिडरेबली सिंस जेम्स टाइम। अच्छा ये बताइए, आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट करा है, ये व्हाट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम आपको एक टेक्निक बताए, उस टेक्निक से क्वेश्चन बनाइएगा ना तो बड़ा जल्दी बन जाएगा। देखिएगा वो टेक्निक है WH वर्ड टेक्निक। क्या टेक्निक? WH वर्ड टेक्निक। इसका कहने का मतलब है कि WH वर्ड
आपके क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना है। देखिए WH वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको एक काम जरूर करना होगा। कौन काम? तो लास्ट में चेक करना होगा। क्या चीज चेक करना है? लास्ट में। ध्यान दीजिए, WH वर्ड आएगा तो आपको लास्ट में चेक करना है। क्या चेक करना है? लास्ट में। जैसे ये WH वर्ड है तो लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। WH वर्ड आपके क्वेश्चन में आए तो लास्ट में आप चेक कीजिए कि अंतिम में क्या लिखा हुआ है। अंतिम में क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। लेकिन अगर फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा। वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। क्लियर? आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। WH वर्ड टेक्निक याद रखिएगा। अगर WH वर्ड क्वेश्चन में आया तो लास्ट में चेक करना है क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। यदि क्वेश्चन मार्क हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब क्वेश्चन पे गए तो यहाँ WH वर्ड आया और लास्ट में देखे तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप है। जब फुल स्टॉप है तो शुड का प्रयोग क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। शुड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ए साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, यहाँ पे शुड का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर होगा व्हाट अ मेंटल लाइफ शुड बी। व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स if one wishes to achieve success in this organizations। अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो वन दिया गया है और शुड दिया गया है। शुड है मॉडल वर्ब। शुड क्या है? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा V1। मॉडल वर्ब प्लस V1 बोल सकते हैं। तो यहाँ मेक V1 है, ये पार्ट है, सही है। यहाँ हिज करा, हिज आया किसके लिए? जब भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो किसी नाउन के बदले में आता है, नहीं दिया गया कि हिज किसके बदले में पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे वन दिया गया। आप देखिएगा जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होगा ना, जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होगा सबका अपना अपना पोसेसिव प्रोनाउन होगा या पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होगा सबका अपना अपना पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे ही का हम अगर पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो हिज लिखते हैं, और दे का लिखेंगे तो देयर लिखेंगे या फिर देयर्स लिखेंगे। ठीक? अगर सी का लिखेंगे तो हर लिखेंगे या फिर हर्ष लिखेंगे। लेकिन वन का लिखते हैं तो वन लिखेंगे या वन का क्या लिखते हैं? वंस लिखते हैं। अब समझिएगा वन का वंस लिखते हैं। जैसे हम लिखे वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ध्यान दीजिएगा, वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वन का पोसेसिव क्या होता है? वंस होता है, इसलिए सही होगा वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देख लीजिए क्या ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में। देखिएगा वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, हिज के जगह पर यहाँ पर यहाँ पे हिज के जगह पर क्या होगा? वंस होगा। वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री। ओके, अब देख लीजिए क्वेश्चन पे यहां का रहा वन शुड मेक, हिज के जगह क्या होगा? वंस होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में एरर होगा। आगे देखिए, देखिएगा इट इज वेरी वल्गर माइंड हु आया। एक WH वर्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया है। तो WH वर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा तो इसमें भाव है। इसमें अगर मानिए चलिए WH वर्ड आया तो हम बोले लास्ट में लिखता है क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप है इसका मतलब इस पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। आगे अगर सब्जेक्ट आता तो सोचते भी, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया क्योंकि हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हु सही है कि गलत है ये चेक करना होगा आपको। हु सही है कि गलत है ये चेक करना होगा। हु किसके लिए आता है? मानव के बारे में, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो।
और यहाँ पर माइंड दिया गया है, माइंड दिया गया है तो माइंड तो मानव है नहीं, तो मानव नहीं है तो हु के जगह पे यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे या विच का भी प्रयोग हो सकता है, गलती यहाँ पे है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉयड हार्टली व्हेन वी वेंट आउट ऑन ए पिकनिक विद आवर टीचर्स। ध्यान दीजिए, ऑल ऑफ अस है, एंजॉयड पास्ट में है, एक पास्ट था, सब पास्ट, यहाँ भी पास्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिएगा एंजॉयड एक वर्ड हम अभी बताए, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, एंजॉय हो, ठीक, एवेल हो, रिप्राइड हो, ठीक, ये तुरंत ये सब अगर वर्ब का काम करे, क्या चीज़ का काम करे, वर्ब का काम करे ना, तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जिसके अंत में सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ऑल ऑफ अस एंजॉयड है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो अस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होगा। क्या होगा, आवर सेल्फ्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगर इससे और डिटेल चाहिए तो इसका पहले वाला क्वेश्चन में बताया है, इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है। जितना बार कन्फ्यूजन हो उतना बार देख लीजिए, जब तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो तब तक देखते रहिएगा, और इससे भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोबारा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू, सेंटेंस पास्ट में है, एक पास्ट था, सब पास्ट, आगे भी पास्ट होगा, सैंक्शन एनी मनी कर रहा है, और डैट वाज ये भी पास्ट है, वाज के बाद भी है, कोई दिक्कत, सेंटेंस पास्ट में है, फॉर द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब ध्यान दीजिए, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यहाँ डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी कर रहा है, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। एक वर्ड आता है एनी, क्या आता है, एनी, और एक वर्ड आता है सम। ध्यान दीजिए, एनी सम। एनी का प्रयोग जो होता है ना, इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे हैव यू एनी फ्रेंड, नो आई हैव नो एनी फ्रेंड। लेकिन सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग क्या चीज में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स। लेकिन एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंस में होगा। एनी का प्रयोग कौन सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेंटेंस क्या है, ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, तो एनी की जगह पर क्या होगा, सम होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी के बाद हमेशा भी 3 मेजर्ड, ठीक है, विद इट्स पोटेंशियलिटी एंड एटीट्यूड एट द सेम टाइम। अच्छा ये बताइए, इट्स जो थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो हम बोलेंगे वो नाउन को चेक करेंगे, वो नाउन किसके बदले में आ रहा है। इट्स आया किसके बदले में, तो यहाँ पर है मैन का कैपेसिटी, यहाँ मैन की बात हो रही है, तो इट्स कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, हीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या हो रहा है, तुलना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्ट with last year the production of this factory is not satisfactory। अब ध्यान दीजिएगा, एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर करा द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री। ध्यान दीजिए, दिस फैक्ट्री, तो यहाँ पर अगला पिछले साल की तुलना में, ठीक, अभी अच्छा हुआ है, तो यहाँ पर अगर तुलना कर रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेट ऑफ द लास्ट ईयर, डेट ऑफ द लास्ट ईयर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक। डेट ऑफ पिछले, क्योंकि सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डेट ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। पिछले साल की तुलना कर रहा है इसलिए डेट ऑफ द लास्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द कंपटीशन बिगिन आस्क्ड हिम हुम ही टाउट, यहां देखिएगा हुम ही टाउट कर रहा है, वाज गोइंग टू विन, यहां पे मानव वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा हु का प्रयोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ए वोमैन केम इन व्हाइट बेबी, केम विद लिखा हुआ है यहाँ पर, केम इन व्हाइट बेबी, केम इन विद व्हाइट बेबी, यहाँ पे है विद लिखा हुआ, थोड़ा मिसप्रिंट है, विद अ व्हाइट बेबी। अच्छा, विद अ व्हाइट बेबी, बेबी यहाँ पर किसके साथ आया है, वोमैन के साथ, इसलिए यहाँ बेबी व्यक्ति है, हुम के जगह पे क्या होगा, हु। वही कॉन्सेप्ट, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हुम का प्रयोग करेंगे,
हु का नहीं, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो तो हु का प्रयोग करेंगे, हुम का नहीं, और जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो हुम का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मानव के बदले में जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, और हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग मानव के बदले में जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि लाइट भी कट गया, रोशनी थोड़ा कम आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसी तरह से हम प्रत्येक चैप्टर का कराएंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।